नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे बड़ा मुद्दा। मैं हूं आपके साथ राहुल राजपूत। उत्तर प्रदेश में निकाय चुनाव संपन्न हुआ। दूसरे चरण में 9 मंडल के 38 जिलों में पब्लिक ने उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कैद कर दिया है। इसके साथ ही अब नजरें टिकी है 11 तारीख पर, जब पब्लिक का फैसला साफ हो जाएगा। वैसे तो 2 चरणों में हुआ निकाय चुनाव लोकल चुनाव माना जा रहा है, यानी शहरों की सरकार का। लेकिन यूपी निकाय चुनाव को अगर 2024 के नजरिए से देखें तो इसकी अहमियत का अंदाजा लगाया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और ये भी कहा जाता है कि दिल्ली की गद्दी का रास्ता यूपी से होकर गुजरता है। अब निकाय चुनाव भले ही लोकल मुद्दों पर लड़े गए, मगर इन चुनाव के जरिए जनता के मूड का पता चल जाएगा। ऐसे में अब दूसरा चरण खत्म होने के बाद कई सवाल भी उठते हैं। मसलन निकाय चुनाव में किसका चला था? 24 की लड़ाई से पहले पारा हाई, दूसरे चरण के बाद सियासी दलों की उम्मीदें क्या? लोकसभा चुनाव पर होगा नतीजों का असर? निकाय के नतीजों से पता चलेगा जनता का मूड। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से चर्चा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट। जनता ने अपना फैसला सुना दिया। दूसरे चरण के 38 जिलों में वोटर्स ने 39,146 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया है। जनता का आदेश क्या है ये मालूम होगा 13 मई को, लेकिन उससे पहले ही सियासी दल अपनी अपनी जीत का दावा करते दिखाई दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतेगी, पूरे प्रदेश में प्रचंड बहुमत मिलेगा, हमारे प्रत्याशी जीत के आएंगे। मतदाताओं से मुझे सम्मान मिल रहा है, उसके अनुसार मैं समझता हूं कि एक इतिहास बनेगा जरूर। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह समाजवादी पार्टी की ही विजय होगी और समाजवादी पार्टी का यहाँ परचम लहराएगा। 24 के लोकसभा चुनाव का ट्रेलर माने जाने वाले यूपी के निकाय चुनाव की अहमियत सियासी दल पूरी तरह समझते हैं। यही वजह है कि चुनाव में हर पार्टी ने पूरा जोर आजमाया। बीजेपी की तरफ से चुनाव मैदान में कई धुरंधरों को उतारा गया। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चुनाव प्रचार की कमान को संभाल रखा था। निकाय चुनाव में बीएसपी अध्यक्ष मायावती भी पूरी तैयारी के साथ उतरी। शहरों के लोकल चुनाव में वोकल होते हुए मायावती चुनावी रणनीति की कमान संभाली। पूरी ताकत के साथ बीएसपी ने चुनाव मैदान में ताल ठोका। एक एक सीट पर मायावती ने तैयारियों पर खुद नजर रखी। यही वजह है कि निकाय चुनाव की वोटिंग पूरी होने के साथ ही बीएसपी के दावेदार चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। हर दल के लोग भी जानते हैं कि आज अम्बेडकर नगर को अगर संवारने का काम किया गया, बनाने का काम किया गया है, तो कोई दूसरा नेता नहीं, माननीय बहन कुमारी मायावती जी जो हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने इस जिले को संवारा है, बनाया है, विकास किया है। उसी के मुद्दे पर अगर बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी भाई सुरेश कुमार वर्मा को जो चुनाव निशान हाथी है, उनको टिकट मिला है, माननीय बहन जी का आशीर्वाद मिला है। हमें उम्मीद है यहाँ की जनता मतदान करेगी और चुनाव जिताने का काम करेगी। बीएसपी की एक एक रणनीति मायावती ने खुद तैयार की। मंच से विरोधियों की धज्जियां उड़ाते हुए मैदान में उम्मीदवारों की दावेदारी मजबूत की, क्योंकि बीएसपी समझती है कि निकाय के नतीजे 24 के चुनाव पर असर दिखाएंगे। सियासत के नजरिए से सबसे बड़े सूबे के शहरों की लड़ाई में समाजवादी पार्टी ने भी दांव खेला। अखिलेश की अगुवाई में समाजवादी पार्टी के सिपाहियों ने चुनाव में अपनी दावेदारी पेश की। अब एसपी के प्रत्याशी इस उम्मीद में है कि जनता उनका साथ देगी। किस्मत का फैसला तो हो चुका है। पब्लिक ने अपना इरादा साफ कर दिया है। शहरों से लेकर गांव तक नगरों में कौन नायक होगा, इस बात पर जनता की मुहर लग चुकी है। लेकिन जनता ने क्या फैसला किया, ये साफ होगा आने वाली 13 मई को। टीम न्यूज स्टेट। और हमारे साथ संजय चौधरी, प्रवक्ता बीजेपी, और इसके अलावा सुमैया राणा जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, चंद्रीश कुमार सिंह जी, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। संजय चौधरी जी, निकाय चुनाव 2 चरणों में संपन्न, उम्मीद बीजेपी की तरफ से क्या जो फैसला होगा उसके आधार पर 24 की तैयारी होगी? यानी कि एक तरह से देखा जाए ये लिटमस टेस्ट है पब्लिक के वोटर्स के मूड को आंकने का भी। बिल्कुल, मैं आपकी बात से एकदम सहमत हूं। ये लिटमस टेस्ट है और हमने देखा है कि इस बार के विधानसभा के चुनाव के परिणाम भी इस बात के संकेत थे कि उत्तर प्रदेश की वो राजनीतिक रूप से जागरूक जनता जो 5 साल टेस्ट करने के बाद अगर उसमें से छोटी सी भी गलती निकलती है तो उस राजनीतिक दल को लात मारकर सत्ता से बाहर कर देती है। उस उत्तर प्रदेश की जनता ने 37 सालों के बाद योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाया है। जनता का विश्वास भाजपा के साथ है। भाजपा ने उसके बाद उपचुनाव में भी, एमएलसी के चुनाव में भी, सहकारिता के चुनाव में भी जिस प्रकार से बड़ी जीत हासिल करी है, स्थानीय निकाय के चुनाव में
इस बार भारतीय जनता पार्टी ऐतिहासिक रूप से सबसे बड़े जनादेश के साथ उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के जो परिणाम है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आएंगे। और मुझे लगता है कि बड़ी बात है कि इस बार के स्थानीय निकाय के चुनाव में बिजली, सड़क और पानी की बात नहीं हो रही। जनता ने यह माना है कि हमने इन मुद्दों पर बेहतरीन काम करके जनता की समस्याओं का समाधान किया है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश के स्थानीय क्षेत्रों के अंदर सीवर लाइन पड़ रही है, पेयजल की व्यवस्था हो रही है, एक बेहतरीन वातावरण बन रहा है, बढ़ता हुआ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। इस आधार पर जनता निश्चित रूप से विकास के आधार पर, सुशासन के आधार पर और सुरक्षा के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़े बहुमत के साथ एक बार फिर से ट्रिपल इंजन की सरकार बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता हमें आशीर्वाद। चंद्रेश कुमार सिंह जी, उम्मीद थी कि कांग्रेस लड़ाई लड़ेगी, लेकिन लड़ाई कहां या नेता ही कहां दिखाई दिए। जिस तरीके से बीजेपी ने लड़ाई लड़ी या फिर कहे और भी पार्टियों ने लड़ाई लड़ी, एक उम्मीद थी कि कांग्रेस भी इस लड़ाई में है। क्या बातों से है या वाकई रही? क्योंकि नतीजे जब आएंगे तो वो सबके सामने होंगे। निसंदेह कांग्रेस पार्टी मैदान में है और मजबूती के साथ जहां भी चुनाव लड़ रही है, मजबूती से लड़ रही है। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय बृजलाल खाबरी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की कार्यकर्ता घर घर जाकर जनहित के मुद्दों की तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहे हैं और बता रहे हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी लोकल सेल्फ गवर्नेंस के अंतर्गत, चाहे वो विलेज पंचायत हो, चाहे रूरल एरिया हो या अर्बन एरिया हो, चाहे निकाय हो, हम जो है एक हमारा दृष्टिकोण था। महात्मा गांधी जी ने देश में एक सपना देखा था शासन के विकेंद्रीकरण के तहत, जिसको साकार करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने देश को 3 टियर पंचायत का मॉडल दिया। राजीव गांधी जी ने पंचायतों को सशक्त मजबूत करने के लिए अनेक पहल किए और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा निकायों को संवैधानिक दर्जा देने का कार्य किया। 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत जब संवैधानिक दर्जा दिया, इनको 18 विषय आते हैं और 18 विषयों पर हमने जनता के बीच जाकर बात की कि आप बताइए कितने विषयों पर कार्य हुए। और हमने देखा कि सपा, बसपा और भाजपा के प्रति लोगों में गहरी निराशा है, क्योंकि हमने जिस पंचायतों को सशक्त करने के लिए उनको संवैधानिक दर्जा दिया, ये आप कह रहे हैं ना, लोगों ने भ्रष्टाचार, ये आप कह रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। हालांकि परिणाम तय करेगा कि जनता किसके साथ। सुमैया जी, क्या स्थिति देखिए आप लोग, आपके नेता देख पाए? बिल्कुल, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता महोदय बोल रहे थे कि ऐसा होगा, वैसा हुआ, हमने ये किया। आपने चुनाव जीतने के लिए जो रणनीति बनाई है वो सिर्फ इतनी है कि आप जनता को किसी से डरा के और अपनी तरफ आप मुंह मोड़ने की कोशिश करते आए, क्योंकि काम तो आपके पास वाकई में कुछ नहीं है। जो आपने किया हो और आप दिखाए हो कि हमने ये काम किया है, जिस तरह समाजवादियों का काम बोलता है, उस तरीके का कोई काम नहीं है। धर्म की चाशनी चटा करके आप जनता को बहुत ज्यादा अरसे तक बेवकूफ नहीं बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि धर्म एक इतना सेंसिटिव मामला होता है और खासकर हमारे देश में धर्म का अपनी और आस्था की बहुत बड़ी जगह है दिलों में लोगों के। तो वो यकीनी तौर पर उसमें कुछ दिनों के लिए आपके बहकावे में जरूर आ गए होंगे, लेकिन अंततः आपको काम करना होगा। जनता काम पूछेगी और वो समाजवादियों ने करके अपने समय में दिखाया और फिर मौका मिलता है हमें, और जरूर मिलेगा इंशाल्लाह, तो हम फिर करके दिखाएंगे। धर्म की चाशनी चटाने के बाद बहुत दिन उसका असर नहीं रहता, ये मैं बताना चाहती हूँ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। लेकिन देखा जाए 14 से लेकर अब तक तो वही चल रहा है। मैंने आपसे कहा कि वो चले, बिल्कुल चला, लेकिन वो कितना चलेगा? जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की दुहाई देने के लिए भारतीय जनता पार्टी के पास हर समय एक भाषण होता है, वो लॉ एंड ऑर्डर की ऐसी धज्जियां उड़ी कि न सिर्फ अपने देश बल्कि विदेशों में थू थू होने लगी। कि पहली बार ऐसा हुआ है कि लाइव टेलीविजन पे किसी पार्लियामेंट्रियन का कत्ल होता है इस तरीके से, और पुलिस वाले तमाशा बने खड़े रहते हैं, असलहों का कोई इस्तेमाल नहीं, पुलिस ऐसे जैसे सुमैया जी, मॉक ड्रिल में। पहली बार ये भी देखा गया कि थाने में, कोतवाली में एक विधायक साहब थप्पड़ बरसाते हैं दूसरे नेता पर, वो भी पहली बार हुआ है ऐसा थाने में। देखिए वो वो बिल्कुल भी पहली बार नहीं हुआ है। जिस तरीके से हालांकि आप डिबेट को, आप चर्चा को अलग मोड़ रही हैं, उधर अब नहीं जाना। मैं मोड़ नहीं हूँ, मैं उधर नहीं जाना चाहता। मैं उसी दायरे में उधर नहीं जाना चाहता। रामपुर के पिछले उपचुनाव में, रामपुर का पिछला उपचुनाव था, वहां पर क्या हुआ था कि लोगों को वोट नहीं डालने दिया, और खासकर उन मुस्लिम बाहुल्य इलाके में। तो ये भी पहली बार हुआ है।
बहुत सारी चीजें पहली बार हो रही हैं। साजन कुमार सिंह जी, आप किस तरीके से देखते हैं? हालांकि पहला चरण, दूसरा चरण, तमाम पार्टियों के दावे, ये सारा हालांकि ये स्थानीय मुद्दों से लड़ा गया चुनाव है जी। एक बात तो ध्रुव सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने स्थानीय मुद्दों पे चुनाव लड़ा नहीं है। उन्होंने 24 का सेमीफाइनल इसको समझाया। हाँ, ये पहले प्रवक्ता ने पहले ही, जो हमारे साथ प्रवक्ता बैठे उन्होंने पहले ही कह दिया, जो लोकल मुद्दे हैं उस पर तो चुनाव नहीं लड़ा गया। चुनाव बिल्कुल नहीं लड़ा गया, ये बात सत्य है। और भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय मुद्दों को मोदी जी, योगी जी को आगे बढ़ा करके चुनाव लड़ा है। अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना ही विकास किया होता तो आज योगी जी को आने की नहीं पड़ती, ताम झाम इतना ज्यादा प्रचार नहीं करना पड़ता। दूसरा बात, मैं बात करता हूँ समाजवादी पार्टी की। प्रवक्ता की बातें मैंने सुनी बड़ी ध्यान से। समाजवादी पार्टी अगर इसमें सबसे ज्यादा कोई लूज करेगी इस चुनाव में, जिसकी प्रासंगिकता पे सवाल उठेंगे, जिसकी रिलेवेंसी पे सवाल उठेंगे, जिसके चुनाव लड़ने की क्षमता पे सवाल उठेंगे, वो होगा समाजवादी पार्टी। 11 अल्पसंख्यक वर्गों से 17 नगर निकाय में बीएसपी ने टिकट दिया है। ये बात आप ध्यान में रखिए कि कितनी बड़ी मैसेजिंग है जनता के सामने। अगर इस चुनाव में समाजवादी पार्टी प्रदर्शन नहीं कर पाती है तो आगे आने वाले, क्योंकि 12 आ रहे, 17 आ रहे, 22 आ रहे, 24 में अगर साजन कुमार जी, तो हालांकि स्थानीय चुनाव है, लेकिन साजन जी, इतना तल्ख विश्लेषण ना कीजिए। ये बातें बुरी भी लग सकती हैं समाजवादी पार्टी को, उनके प्रवक्ता को। इसमें मुझे तो ये नहीं, मेरा जो स्पष्ट है, मैं स्पष्ट कहता हूं कि इसमें खोने के लिए कांग्रेस के पास कुछ नहीं है, बहुजन समाज पार्टी के पास कुछ नहीं है। हाँ, अगर भारतीय जनता पार्टी, तो चुनाव भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच की रहेगी। मैसेजिंग इसकी बहुत बड़ी जाएगी, भले स्थानीय चुनाव हो। एक कॉमेंट सुमैया जी, एक कॉमेंट, फिर बीजेपी प्रवक्ता का रुख करते हैं। बिल्कुल, आपने जो आपका विश्लेषण है मैं उसका स्वागत करती हूँ, लेकिन जनता के बीच में जाके जब जनता से बात होती है तो, क्योंकि हम लोग जाते हैं उन लोगों के बीच में, बैठ के बाहर से विश्लेषण नहीं कर रहे हैं, तो ये समझ में जरूर आया है कि लोगों को उनकी जो जिन चुनाव को उन्होंने कहा कि हम नेशनल मुद्दों पे चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन माफ कीजिएगा ये चुनाव लोगों से, एक एक जन से, नागरिक से जुड़ा हुआ चुनाव है, जिसको आप दूर नहीं कर सकते। और उन सुविधाओं से और उन चीजों को अगर आप उन चीजों से वंचित करेंगे तो यकीनी तौर पर आपको लूज करना पड़ेगा। और आने वाले 2 दिन बचे हैं, वो अपने आप उसके सारे रिजल्ट्स सामने आ जाएंगे कि जनता आखिर चाहती क्या है आपसे। इसीलिए तो मैंने पहले ही कहा था कि ये एक तरीके से लिटमस टेस्ट भी है। संजय चौधरी जी, तमाम आरोप, हमें लगता है कि जवाब देने के लिए आप तैयार हैं, सवाल ना करूं मैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की जनता अपने आप में, मैंने अपने फर्स्ट राउंड की बात में कहा था कि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात की गवाही दे रही है कि उत्तर प्रदेश की जनता राजनीतिक रूप से कितनी जागरूक है। राहुल भाई, ये वो जनता है जो हर 5 साल के बाद अगर कोई मुख्यमंत्री थोड़ी भी गलती करता है तो उस सरकार को लात मारकर फेंक दिया करती है। इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 37 साल के बाद अपना आशीर्वाद दोबारा दिया है और योगी आदित्यनाथ जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाया है। अगर समाजवादी पार्टी के काम बहुत अच्छे होते तो पिछले बार वो फेल होकर 0 सन्नाटा नगर निगम के चुनाव में क्यों हो गए होते। उनके कामों को जनता ने नकार दिया है। चाशनी का मजा जब खत्म हो जाएगा ना, नकारने के संजय बाद चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद लगातार दिया है। ये जो आप अपनी सत्ता मोह में जनता को धर्म की चाशनी चटाने के बाद आप लोग जिस तरीके से जनता और देश का नुकसान कर रहे हैं, ये जनता को बहुत जल्द समझ में आने वाला है। तो जनता का आशीर्वाद इस बात का गवाह है कि वो भारतीय जनता पार्टी के साथ प्रतिबद्धता के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है। बीते उपचुनाव बताती है, रामपुर का रिजल्ट बताता है, आजमगढ़ का रिजल्ट बताता है कि मुसलमानों का भी मोहभंग हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने 400 से ज्यादा प्रत्याशी मुस्लिम उतारे हैं। मुसलमानों में पसमंदा समाज भाजपा के साथ है। मैं दावा करता हूं और मैं कहता हूं कि राहुल भाई आज लिख के देख लीजिए, निकाय का चुनाव जिस दिन होगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के इतिहास, ठीक है, परिणाम के दिन तो बैठेंगे, परिणाम के दिन बैठेंगे। जो आज दावे किए जा रहे हैं जरा उसको तो सुन लेते हैं। चंद्रेश जी, खोने के लिए तो कुछ नहीं, पाने के लिए बहुत कुछ था, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस हमेशा से खोती आई है। कम से कम इस चुनाव के बहाने 1-2 बूथ तो मजबूत कर लेते।
कांग्रेस पार्टी, मैंने पहले भी कहा कि हमारे प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, जहां भी लड़ रहे हैं मजबूती से लड़ रहे हैं, और हम लोकल मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। सड़क पर, बिजली पर, पानी के मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं। आवारा कुत्तों की जो समस्या है, छूटे जानवर की चुनाव तो लड़ लिए, चुनाव लड़ रहे हैं। वोटर्स ने किस्मत तय कर दी मुद्दे पर हमने, वो तो ईवीएम और बैलेट बॉक्स जब खुलेंगे सब सामने होगा। जनता के बीच रेगुलर जाकर हमने भारतीय जनता पार्टी को नाकामियों को बताने का कार्य किया, और जनता में भाजपा के प्रति गहरी असंतोष है। और ये लोकल मुद्दे पर, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कहते हैं, चुनाव लड़ ही नहीं सकते थे। ये राम के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, ये पाकिस्तान के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, हिंदू के मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, और अपने आप को राष्ट्रवादी बताएंगे। लेकिन आश्चर्य की बात है कि गुजरात में एनसीआरबी के आंकड़े के अनुसार 40,000 से अधिक महिलाएं गायब है, उस पर ये बात नहीं करेंगे। दिल्ली में पहलवान बेटियां गोल्ड मेडल जीतने वो छोड़ दीजिए, फिर आप चले गए। डिरेल क्यों हो रहा है? बात नहीं करेंगे। डिरेल क्यों हो रहा है? चल रहा है उस पर ये बात डिरेल क्यों हो रहा है? उत्तर प्रदेश में बैठे हमने कहा चुनाव की बात कर रहे हैं। मैं भी वही बात कर रहा हूं कि जो इन्होंने मुद्दे की बात किया कि लोकल मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़े, तो राष्ट्रीय मुद्दे पर भी ये चुनाव नहीं लड़े। ये मुद्दे पर चुनाव लड़े ही नहीं, और मुद्दे को ये जानते ही नहीं। ये सिर्फ मुद्दे से लोगों का ध्यान सांप्रदायिकता की तरफ ले जाने का कार्य करते हैं। और सुमैया राणा जी, जीत हुई तो अखिलेश यादव के सिर पे ताज सजाया जाएगा कि अखिलेश यादव की वजह से जीते। हार हुई तो फिर कौन होगा कटघरे में? क्योंकि जो तस्वीर ये उम्मीद थी कि समाजवादी पार्टी की तरफ से निकाय चुनाव में देखने को मिलेगी, वो तस्वीर दिखी नहीं। नहीं, बिल्कुल आप जो बात कह रहे हैं, मैं उसमें एक बात जरूर जोड़ना चाहूंगी कि जिस तरीके का माहौल सत्ताधारी दल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं पे जबरन वोट नहीं डालना, लोगों के अंदर भय, फोन कर करके धमकियां आ रही हैं, लोगों ने शिकायतें की है। मेरे पास कम से कम, मेरे अपने पास पर्सनल कम से कम नहीं तो 30-40 लोगों के फोन आए हैं एक ही जिले का। तो वो लोगों की भी ये शिकायत है कि पहले से धमकी दी गई है कि वोट डालने नहीं जाना है। तो ये जिस तरीके की इनकी तैयारियां हैं, मुझे लगता है कि एक बड़ी साजिश ये कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो धर्म है, हमारा जो काम है, वो एज ए विपक्षी हम दल के नाते भी हम पूरी तरीके से कर रहे हैं, और इस लड़ाई में पूरी तरीके से विपक्षी दल, भारतीय जनता पार्टी अपने सत्ता, विपक्षी दल के नाते विपक्षी दल के नाते जो तस्वीर होनी चाहिए थी वो नहीं आई। ये उम्मीद तो नहीं थी समाजवादी पार्टी से। अब उसके रिजल्ट्स जो है वो मुझे लगता है ज्यादा अच्छी चीज बता पाएंगे कि वो जो तस्वीर क्या होनी चाहिए थी और क्या नहीं हुई। साजन जी, मुझे लगता है देखिए रिजल्ट का इंतजार तो कर लेंगे, लेकिन उससे पहले एक विश्लेषण जो करने बैठे हुए हम लोग, क्योंकि अब 24 की तरफ उत्तर प्रदेश भी बढ़ेगा, 80 लोकसभा सीटें हैं। बार बार कह रहा हूं कि ये लिटमस टेस्ट और भाप लिया जाएगा वोटर्स का मूड। जी आपको मैं बात याद दिलाना चाहता हूँ। 22 में अखिलेश यादव जी ने बहुत अच्छा प्रयोग किया था, रेनबो कॉलेशन बनाया था, अति पिछड़े वर्गों के साथ में मिलकर के एक समीकरण बनाया था जो माई के समीकरण से ज्यादा बढ़कर के था जी। लेकिन बहुत अच्छे से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन वो पराजित हुए, सत्ता नहीं मिली उनको। ये जो समय था ना निकाय का चुनाव, कम से कम समाजवादी पार्टी के लिए एक बहुत बड़ा चुनावी मौका था 24 की दस्तक देने के लिए, अपनी प्रासंगिकता को साबित करने के लिए। लेकिन प्रदेश में जिस तरह से निकाय का चुनाव लड़ा गया है समाजवादी की तरफ से, तो हमें नहीं लगता है कि उन्होंने कोई दस्तक दी है। या फिर दूसरी बात, इसका दूसरा आप अगर विश्लेषण करूं तो बसपा की बात करना चाहता हूं कि जो अल्पसंख्यक टोकरी भर करके समाजवादी के साथ था 22 में, उसमें 11 कैंडिडेट को खड़ा कर करके बहन जी ने एक मैसेजिंग दिया है, एक संवाद किया है उन्होंने कि अगर आपको भारतीय जनता पार्टी को हराना है, जो अल्पसंख्यक समुदाय चाहता है प्रदेश में, तो आप बहुजन समाज पार्टी का साथ दीजिए। इसमें भारतीय जनता पार्टी को घाटा हो नहीं हो, कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है, लेकिन ये बात समाजवादी पार्टी के लिए बहुत घातक साबित होगी 24 में। तो निकाय का चुनाव भले स्थानीय नाली का, सड़क का, बिजली का इसका चुनाव हो, लेकिन इसके पीछे जो मैसेज होता है, क्योंकि आप देखिए इनकी लड़ाई किनसे है, विपक्ष की, भारतीय जनता पार्टी को, जो किसी भी चुनाव को हल्के में नहीं लेती है। जिस तरह से तामझाम, जिस तरह से हमला उनका जाता है, चुनाव को प्रचारित करता है, अपने आप को समर्पित करता है, तो सीखने की जरूरत तो है ना विपक्षी दलों को कि चुनाव कैसे लड़ा जाए। उस चुनाव की लड़ाई में क्या सतह पे किसी विपक्षी पार्टी चुनाव लड़ते हुए दिखती है क्या? इसका जवाब संपूर्णता में होगा नहीं। क्यों? क्योंकि आप कोई चुनाव छोटा कोई बड़ा नहीं होता है। तो ये चुनाव भले ही छोटा हो,
लेकिन इसका संवाद, इसकी मैसेजिंग 24 के लिए बहुत बड़ा होने वाला। राहुल जी, ये आने वाला वक्त पता है, और जिस दिन उसका चुनाव का निर्णय होगा उस दिन जरूर आपके साथ बैठ करके और विश्लेषण करूंगा कि कौन हारा कौन जीता। एक भले निगम तो एक नगर निगम सीट, इसके अलावा नगर पालिका और पंचायत की बात तो होगी, लेकिन जो दावे किए जा रहे हैं, इससे समझने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप चारों मेहमानों का। हालांकि निकाय चुनाव में वोटिंग संपन्न, दूसरे चरण की भी वोटिंग संपन्न, सकुशल वोटिंग संपन्न। जीत के दावे तमाम पार्टियां कर रही हैं, लेकिन 13 मई को नतीजे सामने होंगे। क्या उसके बाद तमाम पार्टियों को आकलन करने की जरूरत है, क्योंकि प्रदेश और देश 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बढ़ेगा वोटर्स का जो मूड है, वो भी ये सियासी पार्टियां भाप लेंगी। और ऐसे में सवाल ये है कि जो उम्मीद विपक्षी दलों से आम जनमानस ने की थी, क्या उससे पूरा किया गया, इसका भी आकलन 13 मई को होगा। सबसे बड़ा मुद्दा में बस इतना है।